सबसे पहले G20 की बात करते हैं। आज दिल्ली में मनोज जी G20 का भव्य तरीके से आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की और तमाम विषयों पर चर्चा की। और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो बातें कही मोरक्को के लेकर, मोरक्को में भूकंप जो है कल रात में वहां भूकंप आया और लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर सामने आई, जो कि बेहद दुखद है। और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो G20 में प्रधानमंत्री मोदी अपना अध्यक्षता के दौरान जब शुरुआत कर रहे थे तो सबसे पहले बात मोरक्को की और वहां पे पहले इस मुद्दे पर ये जो घटना हुई है इस पर संवेदना व्यक्त करते हुए और हर संभव मदद देने की बात उसके बाद अफ्रीकन यूनियन की कि उसको G20 में सम्मिलित किया जाए, ये प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री मोदी ने। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत कैसे की G20 को लेकर और अफ्रीकन यूनियन की बात को किस तरह से रखा, प्रस्ताव किस तरह से रखा, इस पर लोगों की सहमति कैसे बनी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने आज G20 की अध्यक्षता करने के दौरान सबसे पहले मोरक्को की हुए इस घटना पर संवेदना व्यक्त की। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं मनोज जी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो उसको सम्मिलित करने के बाद क्या लगता है G20 में अब तो देशों की सदस्यता जो है और बढ़ गई है। जी, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और अफ्रीकन यूनियन का मतलब है लगभग उसमें 55 देश आते हैं, तो ये सभी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। इसकी पहल जो है बेसिकली जो है जब भारत को मिला कि अध्यक्षता करने के लिए इस बार भारत की अध्यक्षता होगी, तो 2 जुलाई को जो है इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रखा जो है सभी देशों के बीच में कि हमें जो है अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करना चाहिए। और सभी राष्ट्रों ने जो इसके लिए सहमति जताई और उसके तहत इसे शामिल किया गया है। और ये एक अच्छा कदम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी ग्रुप बने हैं, अभी माना जाता है कि जैसे अफ्रीका वो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अभी विकासशील देशों की भी संख्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम उनको शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं समावेशी विकास की जो बात कर रहे हैं, वन अर्थ की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जरूरी है कि हम सभी को साथ लेके चले। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा वो देश के लिए देते हैं वही नारा उन्होंने यहाँ भी दिया कि सबका साथ सबका विकास जो है। तो उसके तहत भी ये जरूरी था कि हम जो है एक
मतलब अफ्रीका को इसमें शामिल करें, जिससे कि हम और बेहतर तरीकों से। सबसे पहली जो चीज होती है कि इस तरह के जो ग्रुप बनाए जाते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है कि किसी भी मुद्दे पे, व्यापारिक मुद्दा हो या ग्लोबल मतलब एनर्जी की बात हो, या फिर हम पर्यावरण की बात करें, या कोई भी मुद्दे हो, तो हम सबको एक साथ लेके चल पाए और सबके विकास की बात कर पाए, सबकी इकोनॉमी अच्छी हो, किसी भी देश में जो है पर्यावरण हो या महिलाओं के मुद्दे हो, सुरक्षा का मामला हो, सभी मुद्दों को हम देख सके, हाँ, खास सभी मुद्दों की बात कर बात कर सके और प्रधानमंत्री सबके तमाम हित की हाँ, बात कर सके। मुद्दों पर चर्चा की, 2500 साल हाँ। अभिलेख पुराने अभिलेख की चर्चा की और कोणार्क चक्र की चर्चा की। हाँ, ये सब भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन जो मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हुए जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि संवेदना, मतलब इंसान की जो संवेदना होती है और एक ग्लोबल लीडर की जो पहचान होती है, वो चीज़ यहाँ दिखी कि बिल्कुल। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने भाषण की शुरुआत शुरुआत की, की। स्वागत जो किया लोगों का, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो है मोरक्को में जो मोरक्को का जो घटना घटी उसको उस उठाया जी। पे उन्होंने संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा जो भी संभव मदद होगी जी। वो देंगे। तो ये दिखाता है कि मतलब भारत जो है, अब दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई समस्या होती है तो उसको लेकर पूर्ण रूप से एक्टिव है और उनके लिए सहयोग देने के लिए हाँ, वो सबसे पहले मतलब वो पूरी तरह से तैयार मतलब है। तैयार है। आप ये देखिए, तुर्की में जब हुआ उस समय भी यहाँ से गए और उस तुर्की के लोगों ने बड़ी तारीफ की। आज जब मोरक्को में हुआ है तो मोरक्को में भी मुझे लगता है कि ये डिसीजन ले लिया गया होगा और वहां पे कोई ना कोई सहायता की जरूरत होगी तो वो भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये होता है एक पहचान, और खासतौर से एक ऐसे ये देश की पहचान होती है कि ये देश ऐसा है जब कोई भी अगर मुसीबत होती है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, दिक्कतों में है, तो दिक्कतों में सबसे आगे अगर कोई होगा तो वो भारत होगा। तो ये चीज भारत होता की है, एक छवि भी अब बदलती हुई बदलती हुई। नजर आ रही है। हाँ, लोगों के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पर भी भारत की जो छवि है वो बदलते हुए नजर आ रही है। जी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप देखिए कि जब मीटिंग के लिए जब सारे नेता आ रहे थे तो वो जी। एक चक्र के पास खड़े थे हाँ। और वहां पे ही लोगों आए, उनसे मिले और सबका उन्होंने वेलकम किया। वेलकम किया जी। उस चक्र वो जो है बेसिकली कोणार्क मंदिर का चक्र है, जो उड़ीसा में है। और उस आपने अगर देखा था तो जब बाइडेन आए तो उन्हें उसके बारे में कुछ बताया जा रहा था। ये कोणार्क का जो है वो जो चक्र है वो रथ जैसा है, और उसमें वो जो चक्र है उसकी जो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसे देखकर आप टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तरह से वो चक्र नहीं, वो घड़ी है पूरी तरह से सूर्य की, मतलब रथ के पहिए जैसा की है। बात कर हाँ, ले हाँ, तो हाँ, वो वैसा ही हाँ, दिखता है हाँ, और वो समय बताता है। समय बताता है। धूप जब उस पे पड़ती है तो किस तरीके से उस पर शैडो आ रहा है, जी। उससे जो है कैलकुलेट करके एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है कि कितना समय अभी हो रहा है। तो ये उसकी खासियत है और इसीलिए उसको रखा गया था। फिर उन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो है एक स्तंभ है जिसपे जो है लिखा है कि सबका साथ समन्वय, और एक देश मतलब पूरे विश्व की जो है बात उस पे बात अंकित की गई है। तो ये जो है एक बड़ी बात है और इसके साथ उन्होंने शुरुआत किया और सब तो ये ओवरऑल मतलब G20 हाँ। की अगर हम बात कर ले तो उन चीजों को भी सम्मिलित किया गया है जिसमें भारत की एक तरह से छवि और भारत के कलाकृतियों के बारे में, इनफैक्ट अगर हम टाइम की बात कर ले तो जो घड़ी के आविष्कार है उसके पहले भारत किस तरह से समय का आकलन करता था, समय किस तरह से बताता था, इन सारी चीजों को दर्शाने की कोशिश और दर्शाया गया है इनफैक्ट G20 की बात करें तो। वही चीज एक्चुअली ये पूरा एक सिंबल था। वो जो चक्र है वो कहा जाता है कि नरसिंह देव थे जिन्होंने उस मंदिर को बनवाया था और ये जो है प्रतीक है भारत की प्राचीन जो कला का, ज्ञान का, उन्नत सभ्यता का। कि हमारा सोचिए कि उस समय का कितना मतलब कि साइंटिफिक था कि हम एक चक्र को जो है उस तरीके से बनाए, तो उस चीज के प्रतीक के रूप में ये दिखाया गया था। और कहा जाए तो ये भारत का जो भी इतिहास है और जो वास्तुकला अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको ऐसी चीजें मिलेगी जहां जैसे जंतर मंतर है, वहां भी टाइम और चीजों को दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से ये चक्र था जिसको
कि मतलब एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी। मतलब और सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि भारत सिर्फ ऐसे ही किसी कलाकृति को या कला का निर्माण नहीं करता, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं और उन चीजों को कैसे दर्शाया जाए, हाँ, उसमें किस तरह की बुद्धि लगी है, हाँ, उन चीजों का ये पूरा साक्षात प्रमाण है। कोणार्क चक्र की बात करें तो कोणार्क चक्र जिस तरह से दिखाया गया है कि वो समय को बताता है, तो ये काफी मतलब महत्वपूर्ण भी हो जाता है G20 में। इस तरह की चीजें जब लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत कितना विकसित था उस समय की भी बात करें तो उस समय में भी। जी दूसरी इसकी खासियत जो रही, जो सबसे ज्यादा जो है आज जो है मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा, वो था भारत। जी मैं चाहूंगा पहले आप भारत के बारे में कुछ बताएं। भारत चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। अगर हम बात करें G20 के स्टार्टिंग से पॉइंटर ले लेते हैं कि जब रात्रि भोज के लिए जो इनविटेशन कार्ड पे लिखा गया कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस पे जो है विपक्ष से लेके तमाम नेताओं ने चर्चा की कि भारत क्यों लिखा है, क्या इंडिया का नाम बदलने वाला है, क्या इंडिया बनाम भारत हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों। तो आज जिस तरीके से इसके पहले भी G20 इंडोनेशिया में हुई थी और 14 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया में जो है G20 की ये जो समिट है वो हुआ था, वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे तो वहां पर जो नेम प्लेट लगा हुआ था वो था इंडिया। अब जब दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, आज उसका आगाज हो गया है, तो वहां जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे तो वहां उनके सामने जो नेम प्लेट लगा हुआ था उस पर लिखा था भारत। तो जो भारत लिखा है उसके बाद जो है तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसको लेकर स्मृति ईरानी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। तो इस तरह से जो है अपनी अपनी लोगों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और दरअसल इसको बताया गया है कि जिस तरह से ये भारत लिखा हुआ है तो इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर कोई इंडिया वर्सेस भारत या इंडिया बनाम भारत पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अनुराग ठाकुर की बात करें तो वो कह रहे इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि नहीं, नाम जो है नहीं बदला जाएगा, लेकिन इसको लेकर देखिए ये पहले भी मैंने आपको बताया कि एक तरह से जब इस पे विवाद शुरू हुआ तो ये कहा गया कि मोदी जी की तरफ से कि कोई भी इस पे कोई बयान जारी नहीं करेगा। तो इसलिए मतलब विवाद को लेके कि इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, इस पे कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और हम काम करते हैं। तो आधिकारिक रूप से अगर कहते हैं कि संविधान में कोई संशोधन की बात नहीं कही गई, कहने का मतलब यह था कि जो लिखा हुआ है उसको क्या होगा वो बात की बात है। पर अभी जो है इन्होंने भारत जो है अपने एक, क्योंकि दोनों नाम है तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक कहते हैं कि किसी काम को करने के पहले जैसे पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये चीज है कि अब जो है तय किया गया है कि हम भारत नाम से ही आगे बढ़ेंगे। इंडिया है, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, तो हम इंडिया के जगह हम भारत लिख सकते हैं, इसमें तो कोई मना ही नहीं है, तो हमने वो लिखा है। तो अब इस पे जो संविधान संशोधन होगा, कोई विवाद करना है, तर्क करना है, इसको हटाया गया है। और ये कह सकते हैं कि इसके जरिए एक हवा देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, इस पे आगे चल के इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया। देखिए ये चीज वही बात मैं कह रहा हूँ कि संविधान में जो लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, तो अभी जब भी यूज होता तो हम इंडिया यूज करते थे वर्ड को जी। तो जब इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, तो हम इंडिया ही क्यों लिखें, हम भारत क्यों ना लिखें जी। तो सिंपल सी बात है, तो इसको लेके चेंज करने की जरूरत क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है अभी जो है इस बात को लेके कोई विवाद से मोदी सरकार बचना चाह रही है, लेकिन इसे वो तो धीरे धीरे यूज कह सकते हैं कि जब तक ये, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है इस पे हमले कर रहा है कि आप हमसे डर गए, ये तो मुद्दे को खत्म करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन अब ऑफिशियली जो है ये चीज तय हो गया कि अब जो है अगर हम बाहर जा रहे हैं, विदेशों में भी जाएंगे और जहां पे भी इंडिया लिखना होगा, अब वहां पे आपको आगे भारत ही दिखने वाला है और भारत ही दिखेगा। ये चलन समझ लीजिए कि शुरू हो गया। मतलब बीजेपी सरकार या मोदी सरकार जो है विपक्ष के इस हंगामे से या इस बढ़ते विवाद से डर गई? नहीं, डरी नहीं। मैंने कहा कि इस विवाद को अभी जन्म नहीं देना चाह रही है।
बस ऑफिशियली अपना, क्योंकि दोनों चीजें हम इंडिया भी यूज कर सकते हैं, भारत भी यूज कर सकते हैं, उन्होंने भारत यूज किया, बात खत्म। अब मैं अगर इसका संविधान में इनकार है। संशोधन करूं तब तो आप बोलेंगे ना, तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जितना अब वो चिल्लाएंगे तो सिंपल सी बात है कि पॉलिटिक्स जो है, आप बोलेंगे तो आपकी प्रचार होगा, तो उस चीज को ही खत्म किया जा रहा है कि इंडिया भारत का नाम ही हटाओ, हम अपना कर रहे हैं, आपको जो बोलना है बोलते रहो, चीजें होती रहेगी। कुछ दिनों में हो सकता है कि अगला चुनाव जीते तो फिर एक प्रस्ताव लाएं और जहां तक भारत अगर करें, लेकिन बीजेपी का अभी फिलहाल सवाल है, हाँ। बीजेपी किसी भी मुद्दे को अगर इस तरह का मुद्दा है, खासतौर पे इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि वो प्रखर होके और अपने मतलब जुनून के साथ बोलती है, मुखर होके बोलती है, चाहे हम अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, इनफैक्ट मोदी जी की ही बात क्यों ना कर ले, तो इस तरह पे प्रतिक्रिया क्यों नहीं? जी देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है कभी किसी चीज को लेकर थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है, कभी आगे भी जाना पड़ता है। हो सकता है अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने, मतलब अभी इससे जो है G20 अपने आप में एक ऐसा है जिससे कई लोग जो है देखेंगे तो उनके हो सकता है उनके दृष्टिकोण चेंज हो कि, तो अभी शायद हो सकता है कि ये चीज देख रहे हैं कि लोग क्या मतलब किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं ये भारत को लेकर। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने जो है पोस्ट किया एक्स पर कि मतलब भारत नाम नेम प्लेट आया, अब उस पर क्या प्रतिक्रिया थी। तो एक होता है कि पहले लोगों का मूड देख लेते हैं, जब होगा तो फिर किया जाएगा। मतलब इस टाइम हम ये कह सकते हैं कि G20 को लेके अभी जो मोदी की सरकार है या खुद मोदी जी हैं, तो अभी वो पूरा ध्यान इस 2 दिन इस पे दे रहे हैं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं कर रहे, तो इस कारण से है जी। तो ये था, मतलब कहा जाए तो आज G20 का जो पहला जो है कहते मुख्य अंश जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें थी जिसपे जो है बात हुई जी। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि हम जो खासतौर से हम अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं। आज अफ्रीकन यूनियन को भी सम्मिलित किया गया, तो इसका करने का मतलब अगर हम बात करें अदर्स कंट्री को भी लेकर, तो इस पे क्या रहेगा? अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करने का क्या अगर प्रॉफिट? देखिए मैंने इसको बताया एक्चुअली क्या है कि अभी 20 देश है। देखिए कोई भी जो इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो हमेशा ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा देश जब उसमें शामिल होंगे, और ये G20 का मतलब ये कहीं ना कहीं कि हम जो ग्लोबल मुद्दे हैं, व्यापार है, ठीक है, इन चीजों में आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए। तो उन आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मतलब किया गया कि अफ्रीका को भी हम भागीदारी दें। अब अफ्रीका के साथ व्यापार तो आप करते ही हैं, बाकी चीजों में ऐसा तो नहीं है कि अफ्रीका बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया, वहां से कोई मतलब नहीं है। अब अभी भी अफ्रीका के कई देश जो हैं बहुत गरीब हैं, कुछ देश हैं जो अब धीरे धीरे थोड़ा उभरने लगे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है जब वहां का एक यूनियन बना है, सभी देशों को मिला के एक यूनियन बनाया गया है, तो कोशिश किया गया है कि सभी देश अगर इंडिविजुअल नहीं आते हैं, लेकिन हम अगर अफ्रीकन यूनियन को अगर शामिल करते हैं तो अफ्रीका की जो समस्याएं हैं उनको हम आसानी से समझ पाएंगे, उनकी बात, वो अपनी बातों को रख पाएंगे, जिससे हमारा व्यापार जो है वो सुगम होगा सभी देशों का। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, या और स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य के मुद्दे में अफ्रीका में कई बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक लेवल पर चली जाती है और वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण से बीमारियां बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक धरती पे एक साथ हैं तो उसका अगर एक देश में कुछ होता है तो उसका असर दिखता है। चाइना में कोविड आया तो इंडिया में भी आया, पूरे विश्व में गया। तो जब तक आप सबको जो है साथ लेके नहीं चलेंगे तो तब तक चीजें नहीं होंगी। इसलिए अफ्रीका की यूनियन को शामिल करने की कोशिश किया गया। चलने का भी एक बहुत बड़ा मोटिव रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, और कोविड के बाद जो अविश्वास सबके प्रति आया है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की और कहा कि सबसे पहले विश्वास लाना जो है बहुत जरूरी है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड के बाद खासतौर से जैसे एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर एक अविश्वास हुआ, बिजनेस भी लोगों का जो है काफी खराब हुआ है। और ये अविश्वास की जो बात कही गई है इसमें बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया विश्व जो है अभी कई गुटों में बटा हुआ है। ठीक है। एक गुट वो है जो अमेरिका के साथ है, एक गुट वो है जो रशिया और चाइना के साथ है,
एक गुट वो है जो भारत और जो अपने आप को गुट निरपेक्ष कहता है। एक वो लोग हैं जैसे अफ्रीका हो गया, वो ऐसी कंट्री है, या जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है। वो कंट्रीज हैं जो जो किसी गुट में भी नहीं है। हम्म। तो क्या है कि सब जो है अलग अलग हैं। अब जब इस तरह की चीजें होती है तो क्या है कि हितों को लेकर, अपने हितों को लेकर सब में कहीं ना कहीं भिन्नता है। सब, क्योंकि हर किसी का अपना हित है और अपने हित को लेके ही चलेंगे। जब वो पूरा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और कोविड एक ऐसा समय आया जिसमें कि ये सब चीजें और ज्यादा, क्योंकि हर कोई अपने ही देश में जो है समस्याओं में उलझा हुआ है। वैसी स्थिति में अगर सपोज कर लीजिए कि अमेरिका जो है खुद अपने आप से लड़ रहा है, तो वो किसी और की मदद क्या कर पाएगा। बिल्कुल। चाइना जो है खुद से लड़ रहा था, तो वो आज भी लड़ रहा है कोविड को लेके। तो जिस तरीके से चल रहा है वैसे में वो दूसरों की कितनी मदद करेगा। भारत के साथ भी यही, लेकिन भारत ने वैक्सीनेशन के नाम पे बहुत लोग, बहुत गरीब देशों की मदद की, वैक्सीनेशन फ्री दिए, सब कुछ दिया। तो इनफैक्ट अमेरिका की भी मदद की। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ऐसे कंडीशन में ये जरूरी था कि जो मत भिन्नता आई है, जो या हम जो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल कह सकते हैं कि विश्वास को लेके अब देखना ये होगा कि इस विश्वास की बात पर कितने जो हमारे G20 में जितने भी कंट्रीज या फिर लोग शामिल हुए हैं, कितना इसको आगे प्रोसेस में लेके आते हैं। हाँ, वो तो है ही। देखिए, आज जो है, जो पहले मीटिंग की जो सफलता यही रही कि उन्होंने कम से कम 10 मुद्दे ऐसे थे जिस पे जो आपसी सहमति बनाई है। बिल्कुल, दिल्ली डिक्लेरेशन की भी बात, इस पे मंजूरी मिली। तो G20 के जो भारत में चल रहा है समिट, दिल्ली में जो समिट चल रहा है, इसका आज को जो दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया है, इसमें कई मुद्दों पे जो है आम सहमति बनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बिल्कुल, मैं एक एक पॉइंट करके दर्शकों को बताती हूँ कि पहला यही है कि घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या धमकी को अस्वीकार बताया गया। UNSC और UNGA में अपनाए गए देश के रुख और प्रस्ताव को दोहराया गया है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो परमाणु हथियारों की धमकी की बात है या इस्तेमाल की बात, ये तो शुरू से एक्चुअली UNSC मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है। तो इन्होंने मतलब इनका जो अपना एक है कि उसमें कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और धमकी भी नहीं देंगे, इस तरह की बात कही गई। इसीलिए आप देखेंगे जो भी जिम्मेदार देश हैं वो कभी भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात नहीं करते है। ठीक है, अमेरिका ने अभी तक कभी जो है ठीक है हो गया, लेकिन उन्होंने कभी धमकी नहीं दी, या ब्रिटेन ने कभी धमकी नहीं दी, फ्रांस ने कभी धमकी नहीं दी, चाइना ने कभी धमकी नहीं दी, इंडिया ने कभी नहीं दी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अमेरिका रशिया के साथ यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें रशिया ने कई बार जो है इस तरह से परमाणु हथियारों की धमकी दी है, जिसके कारण से अमेरिका ने भी कहा, ब्रिटेन ने भी कहा, मतलब एक लगा कि परमाणु युद्ध हो जाएगा। तो उस तरह की चीजें होती, जिससे क्या होता है कि एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट हो जाता है, व्यापारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि सब जो है फिर अपनी सुरक्षा और बाकी चीजों पे आते हैं, तो ये पूरा ग्लोबल टेंशन बन जाता है। इसी तरह से आप पाकिस्तान को देखेंगे, जब भी कुछ होता है तो वो सीधा धमकी दे देता है, परमाणु न्यूक्लियर बम का रौब दिखाता है। हाँ, तो ये चीजें जो है जिसके पास है आप उसको दिखा रहे तो ठीक है। अब यूक्रेन के पास तो परमाणु बम है नहीं, तो उस पे आप दिखा रहे हैं कि परमाणु बम फोड़ने की बात करते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए जो है एक तरह से आम सहमति बनाने की कोशिश की गई कि हम जो 20 देश हैं ये कम से कम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और धमकी दोनों से बचेंगे। बिल्कुल। तो इसमें जो है अब देखिए रशिया भी शामिल है, उनके भी जो प्रधानमंत्री हैं वो आए ही हैं, तो उन्होंने भी इस चीज की बात कही है। हालांकि अभी जिस तरह से युद्ध चल रहा है तो किसी भी संभावना से इनकार किया जा सकता है कि ये चीज नहीं होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी चाइना और रशिया और यूक्रेन वॉर में। तो उस कंडीशन में देखा जा सकता है। हाँ। अगली बात करते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का आह्वान करते हैं। इस तरह की बात कही गई है। आगे घोषणा पत्र में आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। इसके साथ साथ इसका मुकाबला करने और किसी भी रूपों में इसकी
निंदा की गई है। देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत और जो क्षेत्रीय अखंडता की जो बात जी कही है और संप्रभुता की बात जी कही है, ये दोनों चीजें अगर जो मुझे नजर आता है कहीं ना कहीं चाइना और रशिया को टारगेट करते हुए ही कहा गया है, लेकिन कहीं नाम नहीं लिया गया है, हाँ इसलिए बिल्कुल, सभी के लिए पे क्योंकि ये यहाँ इम्प्लीमेंट सभी होता पे है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, चाइना जो है अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इंडिया पे भी क्लेम करता है, ताइवान पे भी क्लेम करता है, फिर यहाँ तक कि रशिया पे भी क्लेम करता है, रशिया का भी एक हिस्सा है जहां पे क्लेम करता है, वो सभी जगह अपने करता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है दूसरों की संप्रभुता पे तो एक हमला ही करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। दूसरा है कि जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, आप उन कानूनों को भी कई बार जो है, चूंकि आप एक ताकतवर देश हैं, आप नहीं भी मानेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो नियम है कि अगर आपको फैसला सुना भी देता है अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो भी उसको मानने या न मानने का जो है, ये उस देश के ऊपर होता। पाकिस्तान के साथ अभी जो भारत का एक चल रहा था मामला, उसमें भी यही हुआ था। लेकिन तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे मामलों में जहां पे आप किसी दूसरे देश पे हमला करते, जैसे यूक्रेन में ही हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो कहा जा रहा है कि उनकी उसकी संप्रभुता पे तो आपने हमला ही किया है। तो इसलिए जो है बिना नाम लेते हुए ये एक G20 का अपने अपना डिसीजन लिया है कि हम जो है इन चीजों के लिए काम करेंगे और किसी की भी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर हमला नहीं करेंगे। तो कुल मिला जुला के मतलब इसके पक्षधर रहेंगे। या फिर हम देशों की बात करें तो जिन देशों में जो जो माहौल इस टाइम पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उस पर भी ध्यान रखते हुए इस G20 में सभी समझौते और ऐसे फैसले किए गए हैं। खैर आगे बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है जी। आप देखेंगे कि जैसे कहा गया कि आतंकवाद को राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाएगा, लेकिन साथ में इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जो आतंकवाद को समर्थन देगा, जो उसको पनाह देगा, आतंकवादियों को पनाह देता है, निंदा भी करेंगे और मतलब उससे मुकाबला भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने आप पे एक कहा जाए कि देखिए, अगर एक बड़ी जीत है खासतौर से ऐसे देश जो इस तरह के आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त रहते हैं, और पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा है, ये सभी को पता है। लेकिन हर बार जैसे यूएनएससी का भी जब होता है, उसमें भी जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो चाइना जो है वीटो करके उसे बचा लेता है। लेकिन ये एक चीज बताता है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से काम करता रहेगा, आतंकवाद को बढ़ाता रहेगा, उनको जो है प्रश्रय होने देगा, अपने यहाँ फैलने देगा और शरण देगा, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए और बुरा ही होने वाला है। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए भी एक अब कह ले पाकिस्तान इसको किस वे में लेता है, किस दिशा में लेता है, अब ये उसकी मर्जी। कर आगे बढ़ते हैं। G20 घोषणा पत्र मजबूत, सतत, समावेशी विकास पर केंद्रित है। इससे हरित मार्ग की परिकल्पना की गई। G20 की अध्यक्षता का संदेश एक पृथ्वी है, एक कुटुंब है और एक भविष्य बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी बात है। यही कोशिश की जा रही है कि सबका विकास जो है एक साथ हो, एक पृथ्वी की बात कही गई तो है। सबको, इसीलिए अफ्रीका को भी शामिल किया गया है, और खासतौर से दक्षिणी जो नॉर्थ, जैसे पृथ्वी दो भागों में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जो दक्षिणी एरिया है उधर के लोग पे ज्यादा ध्यान नहीं है, तो कहा जा रहा है कि नहीं, अब सब पे कीजिए, सिर्फ एक पे नहीं। तो और ग्रीन जो ये किया गया है, क्या है, ग्रीन मार्ग की बात है कि इसका मतलब यही है कि मुक्त व्यापार के आप कह सकते हैं। हाँ, तो एक तरह से इस तरह से कि ग्रीन सिग्नल हो, कहीं पे भी ये ना हो, कोई पाबंदी ना हो किसी कार्य को करने के लिए। तो ये खैर अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे घोषणा पत्र में लैंगिक अंतर को कम करने के साथ साथ फैसले लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। ये बहुत अहम बात है महिलाओं के लिए भी। खास तौर से देखिए, डेवलप कंट्री के लिए नहीं, लेकिन ये खास तौर से जो अभी गरीब देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो गरीब देश है वहां पे महिलाओं की भागीदारी लगभग जो है गौण है, और दूसरा जो विकासशील देश है वहां पर भी जो है महिलाओं की भागीदारी जो है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है। और इसी कारण से देखिए, जब एक देश की आधी आबादी जब काम ही नहीं कर रही है, भागीदारी नहीं, तो आधी आबादी जो है वो
सारी जिम्मेदारी उन पे आती है, उनके कंधों पे आती है, तो ये तो कहीं ना बोझ, कहीं हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम तो होगी ही। हम्म, और आप देखेंगे जहां भी महिलाएं जब घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, जी, और तो अभी एक ब्रेन काम कर रहा था, अब दूसरा ब्रेन भी काम कर रहा है, तो कहते ही है कि जितने ज्यादा लोग और हम्म, जितने ज्यादा ब्रेन होगा उतना उतना ज्यादा अच्छा, विकास होगा। बिल्कुल, तो आपने महिलाओं को अगर भागीदारी दी ही नहीं तो विकास में कहीं ना कहीं तो बाधा आएगी। तो ये एक अच्छा कदम है, और खासतौर से जो अगर इस चीज को अपनाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है तो जो गरीब देश हैं उनके लिए उनके तो लिए बहुत भी, अच्छा और है। साथ साथ अगर विश्व की बात करें तो विश्व स्तर पर भी इस मामले में हम्म, अर्थव्यवस्था, महिलाओं के लिए अर्थव्यवस्था के मामले में सुधार होगा। सुधार। आगे लिखा गया कि विवादित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान की अपील की गई है। आतंकी समूहों को पनाह देने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही गई है। ये वही बात एक तरह से कह लें कि जिस तरह से पाकिस्तान की बात अभी हुई, ये उसी चीज से रिलेट करता है। खैर, इसके अलावा FATF के बढ़ते संसाधन आवश्यकताओं के समर्थन को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। विवादों के कूटनीति और संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की गई है। FATF का आपने नाम कई बार सुना होगा, खासतौर से जब पाकिस्तान की बात होती है तो उनको ग्रे लिस्ट में डालने की जो बात कही जाती है वो वही है जो मतलब जब आतंकवाद और बाकी चीजों के कारण जो है स्थिति खराब होती है, और दूसरा जब आप पैसा नहीं चुकाते तो वैसे कंडीशन पे जो है जो भी है तो वही है कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो आसपास के अभी जो चीजें चल रही हैं विश्व स्तर पर और तमाम देशों में, उन चीज को लेकर इस G20 में चर्चा की गई है। उसके दौरान जो है फैसले और सभी तरह के निर्णय लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, G20 समिट के दौरान 3F फूड और फर्टिलाइजर, फ्यूल और फर्टिलाइजर, ठीक है, फ्यूल और फर्टिलाइजर के मुद्दों पर विशेष चिंता की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। G20 सदस्य देशों ने कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया है। तो देखिए, सबसे पहले चीज यही है कि जिस तरह से अभी फूड संकट खासतौर से रशिया और यूक्रेन वार के कारण से पैदा हुआ, क्योंकि गेहूं की सबसे ज्यादा उपज ही वही है, और तो जो निर्यात होते थे जिससे कि खासतौर से जो गरीब अफ्रीकन कंट्रीज हैं या यूरोप के भी कई कंट्रीज जहाँ पे नहीं होता, या फिर आप गल्फ कंट्रीज ले लें जहाँ पे खाना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल, वो तो दूसरों के यहाँ तक कि पानी जब दूसरों से ले रहे हैं तो खाना भी नहीं है, तो वैसे कंडीशन में फूड संकट खराब हो गया है। और इस चीज के लिए जब यह युद्ध शुरू हुआ तो उस समय से ही हो रहा है। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरा है फ्यूल और फर्टिलाइजर। अगर फर्टिलाइजर नहीं है तो खेती ही नहीं होगी, तो दिक्कत होगी। और फ्यूल का जो है, आप उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी जो है हम कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस पे बेस्ड हैं, तो कोशिश किया जा रहा है क्योंकि इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो हम अब इस ग्लोबल वार्मिंग से भी बचने के लिए हम अब फ्यूल को के जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं उस पे हम ज्यादा कोशिश करें जाने का, ताकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग से भी बचत हो, दूसरा फ्यूल का जो कीमतें हैं जो है उस पे भी हम प्रभावी ढंग से काम कर पाए। तो ये चीजें हैं, और कि इसको जो है और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। उस दिन जैसे हम लोगों ने इस पे भी कहा था कि देखिए, जैसे चाइना का नहीं आना तो या रशिया का नहीं मतलब चाइना तो आया ही, उसके प्रतिनिधि तो आए थे, लेकिन जिनपिंग का नहीं आना कहीं ना कहीं ये इसी चीज के लिए था कि जिस तरीके से वहां जिस तरीके से उनकी बेस्ड ही जो है वो फॉसिल फ्यूल पे है या रशिया की है, लेकिन यहाँ बात फ्यूल की हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे हम अभी देखिए इंडिया जो है वो लिथियम बैटरी पे काम करके, आप देखिए सभी ई व्हीकल्स आने लगे हैं। तो अगर ई व्हीकल्स आएगा तो पेट्रोलियम खत्म होगा, पेट्रोलियम खत्म होगा तो किसका नुकसान है? जो पेट्रोल बेच रहे हैं। हम जब पेट्रोल का कंजप्शन कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम आयात भी कम करेंगे। तो ये एक चीज है, लेकिन इससे होगा क्या? ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, प्रदूषण जो हो रहा है, पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही, इसमें जो है कमी आएगी, और ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है। तो ये कोशिश की जा रही है कि इस ये एक संकल्प लिया गया है। तो ये संकल्प लिया गया कि हम इस फ्यूल की जो समस्या है इस पे हम काम करें, फर्टिलाइजर पे भी काम करें, क्योंकि आप देखें फर्टिलाइजर में एक और समस्या है कि जिस तरीके से आज हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, इसके कारण से अभी आप ऑर्गेनिक फूड्स देखते हैं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के यूज के कारण से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो इसका ऑप्शन अल्टरनेट निकालने के लिए जो है किया जा रहा है कि हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ऑर्गेनिक तरीके से ही हम खेती करें तो बेटर है। लेकिन उस पर जो है अभी उतनी सफलता नहीं मिली है कि क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है तो फिर फूड क्राइसिस होगा। तो इसलिए
फूड और फर्टिलाइजर की बात कही गई, और दूसरी जो है फ्यूल की बात कही गई। तो ये जो है तीन जो प्रमुख बातें हैं, जो ये तीन ऐसी चीज है जो मतलब कहा जाए पूरे विश्व के लिए सबसे बेसिक जरूरत है। आप अगर ऐसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं ना। तो रोटी रहेगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, तो भूखमरी ना हो। और अगर एनर्जी आपके पास है तो आपको जो है बहुत सारे काम होते हैं। और ये दो चीजें हैं, अगर एनर्जी अगर सही है तो मतलब पर्यावरण भी आपका सुरक्षित रहे, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देखते हैं अब मौसम में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो वो सब पे कंट्रोल किया जाएगा। इसलिए काफी समय से इस चीज पे चर्चा चल रही है, और उसी को ये दोहराया गया है। खासतौर से इस पे कोई बहुत बड़ा फैसला तो नहीं आया, लेकिन ये दोहराया गया कि हम इस पे लगातार काम करते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये संकल्प लिया गया है G20 में। आगे बात करते हैं, G20 देशों से कहा गया है कि हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि किसी भी देश को गरीबी से लड़ने और प्लेनेट के लिए लड़ने के बीच का चयन करना पड़े। तो ये वही बात हो गई, जैसे कि हम बात करें फूड वगैरह की। कई देश जो ऐसी स्थिति पे आ गए हैं जहां पर का, जैसे श्रीलंका की जो स्थिति हुई, हम पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की भी स्थिति जो है कि मतलब वहां पे अब खाने के संकट आ गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब यह इस पे हम आज समय नहीं है, नहीं तो मैं एक और चर्चा चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो स्थिति गृह युद्ध वाली बन चुकी है। रशिया श्रीलंका में तो ये गृह युद्ध जैसी स्थिति हो ही गई थी। तो जिस तरह से वहां पे इस तरह की चीज ना हो, इसके लिए जो है हम काम कर सके। जो इससे अपने श्रीलंका और पाकिस्तान की बात है, इससे भी कई देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इतने मतलब उनकी स्थिति खराब है कि आप सोच नहीं सकते। तो कहा जा रहा है कि इन देशों को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो गरीब है, तो हमें क्या मतलब है। कहने का मतलब समावेशी विकास तभी होगा जब हम सबको लेके चलेंगे, और उसी के तहत जो है ये निश्चय किया गया है। बिल्कुल। तो आज जो है ये पूरा आउटकम है G20 को। इनफैक्ट G20 को लेकर नाराजगी भी लोगों की सामने आई है। विपक्ष की बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ले, इनफैक्ट कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की बात कर ले, तो तमाम लोग जो है नाराज नजर आए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया है, इस वजह से वो रात्रि भोज में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। और विपक्ष ये खैर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की बात कर ले तो वो कह रहे कि ये सब कुछ कर क्या रहे हैं, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। देखिए वो तो विपक्ष का काम होता है अपना क्या बोलेंगे विरोध करना। तो बस वही चीज है, ये दिखावा है। अगर दिखावा है तो इस जो ग्रुप बना था इसमें शामिल जो है कांग्रेस की भी सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार में ये क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह भी थे, और वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ऐसी बात नहीं, उस समय भी दिखावा होना चाहिए था, और तो इसका मेंबर ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन थे। तो ये जो है देखिए एक्चुअली क्या है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं। तो बस वही है। और खासतौर से इसके विरोध के पीछे का कारण जो है, दो बातें चल रही है। एक तो कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है निमंत्रण नहीं दिया गया, उससे जो है नाराज होकर जो है ये भूपेश बघेल और जो है अशोक गहलोत जो है इस तरह के बहाने बना रहे हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं मिला इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, या हमारा उड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये है जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की, तो बाकायदा अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और अपनी बातें रखी कि हेलीकॉप्टर G20 की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ है। और इस तरह की जो बातें की गई है, ये अक्सर अशोक गहलोत की बात कर ले तो अक्सर इस तरह की ट्वीट करते रहते हैं। और फिर उसका जो जवाब है, चाहे वो प्रधानमंत्री के किसी प्रोग्राम में शामिल हुए तो उस समय भी इसी तरह की चीज आई, इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, और इस चीज का अनावरण हो गया, शिलान्यास हो गया, और तमाम तरह की बातें जो उसमें ये कहा गया कि मेरा स्पीच जो है काट दिया गया था इसलिए मैं नहीं आया। जी बिल्कुल। और फिर इस तरह की बात जो है लंबा चौड़ा फिर वो ट्वीट पर जाकर ट्वीट करते हैं। और फिर उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर कि खैर मैं वहाँ
शामिल नहीं हो पाया रात्रि के भोज में। और जब मेरा हेलीकॉप्टर लैंड होने की बात हुई तो भूपेश बघेल और राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत ने ऐसा दावा किया कि दिल्ली में उनके जो हेलीपैड है उसको लैंडिंग करने का जो है अनुमति नहीं मिला। और ये इसके अब जो इन्होंने ट्वीट किया इसके बाद जो है जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से सफाई दी गई और इस बयान को खारिज करते हुए कहा गया कि ये सच नहीं है। मुख्यमंत्री के मूवमेंट पे किसी भी तरह की रोक नहीं की गई है और स्पष्ट किया है कि G20 समिट चल रहा है, इसको लेकर जो तकनीकी सुरक्षा हवाई कवर है वो तैनात किए गए हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री के विमान है उनके साथ आवाजाही की अनुमति है और आप किसी राज्यपाल जो स्टेट के जो राज्यपाल हुए और मुख्यमंत्री हैं उनको किसी भी तरह से कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है, मनाही नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि अभी जो है हवाई कवर देने के लिए, चूंकि अभी यहाँ पे सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं तो सुरक्षा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है हवाई अड्डे पर भी जो है और मतलब कई विमानों को भी जो है जो यात्री विमान है उनको अभी रोक दिया गया है। तो वैसे कंडीशन, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने विमान से आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें। लेकिन यही एक समस्या है कि जब इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, जब प्रधानमंत्री का होता है तो इस तरह की बातें कही जाती है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हुआ। और खड़गे जी को लेके ही एक इसमें कहा गया कि खड़गे जी को इसलिए जो है जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो जो उनके मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, इसीलिए सिद्धारमैया नहीं आए। सिद्धारमैया भी नहीं आए और भूपेश बगेल भी नहीं गए। अशोक गहलोत की बात कर ले तो उन्होंने भी लंबा हालांकि शिमला से वो आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो आ रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि सभी मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं जाने के लिए, किसी को जो है पार्टी की ओर से कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और वो जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन हर किसी ने अपने अपने तरीके से जो है भक्ति दिखाई है। बिल्कुल, इनफैक्ट किसी भी ऐसे आधिकारिक चार्टर्ड को लैंड करने की बात पे मनाही नहीं है। हालांकि निजी चार्टर्ड उड़ानों पर जो है MHA ने अनुमति नहीं दी है, उसके लिए आपको अनुमति लेना होगा अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी निजी चार्टर्ड प्लेन से जाता है तो इस तरह की बयानबाजी जो है अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की तरफ से की गई है, जिसका खंडन जो है होम मिनिस्ट्री द्वारा ट्विटर हैंडल से किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली होगी जी। एक तरफ इन्होंने तो ऐसी बात कही, लेकिन मनमोहन सिंह जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है G20 की बैठक को लेकर तारीफ की है। तो ये है, देखिए एक्चुअली मनमोहन सिंह जो है वो एक सधे हुए मतलब इकोनॉमिस्ट हैं और वो राजनीति में है पर वो राजनीतिज्ञ नहीं है। कहा जाए कि वो राजनीति में ठीक है लेकिन वो शुरू से जो है ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इसलिए वो बस उन्हें अगर कोई प्रेशर होता है तो बोलते हैं, पर यहाँ पे उनको पता है कि G20 की क्या अहमियत है। जैसे इन्होंने कहा भूपेश बघेल ने कि इसकी क्या जरूरत थी, अगर इसकी सही जो मायने में कहा जाए तो इसकी जो जरूरत है वो मनमोहन सिंह समझते हैं, इसलिए उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है यहाँ पे। तो ये बात है। और देखा जाए तो जिस तरह से G20 का आगाज हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और सभी इनफैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं विश्व में जितने लोग इस G20 में लोग शामिल हुए हैं वो भी इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर बढ़ते हैं बिहार की तरफ। पहले मैं चाहूंगा कि बिहार की तरफ बढ़ने से पहले ऋषि सुनक की बाइट जो है वो जरूर सुना है। बहुत महत्वपूर्ण बाइट है क्योंकि अगर देखा जाए ऋषि सुनक की बात करें तो सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि भारत में भी उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। और ऋषि सुनक का जो लगाव है, चूंकि वो हिंदू है, खुद को हिंदू होने पे प्राउड फील करते हैं और जो उनका लगाव है हिंदुस्तान की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, भारत की बात कर ले और यहाँ के लोगों से। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैंने सुना कि यहाँ के लोग मुझे दामाद कहते हैं, तो इस चीज को भी उन्होंने कहा कि मैं भारत का दामाद हूँ तो जरूर यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे जरूर विजिट करूंगा। खैर ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं तो ऋषि सुनक ने क्या कहा पहले वो सुनाते हैं आपको। Yeah, so I'm
I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important, and it provides an outlook on life which I find particularly valuable. तो ये जो ऋषि सुनक का लगाव है कहीं ना कहीं अब भारत के जो लोग हैं उनसे ज्यादा कुछ अटैच होते हुए नजर आएंगे।